हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब क्लासेस। BBA फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है MIS इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें हम यूनिट 2 का अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो है हमारा रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग। हमारा डिसीजन मेकिंग का टॉपिक चल रहा है, तो उसमें क्या है, रैशनैलिटी मीन्स चेंजेस कैसे आ सकते हैं, किस तरीके से डिसीजन लेते हैं रैशनल बेसिस पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द इश्यू ऑफ रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग वी कंसीडर फॉलोइंग टू मॉडल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के 2 मॉडल्स जो मेन इंपॉर्टेंट है आपको पता है, एक इकोनॉमिक मैन मॉडल है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल है। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे विद द कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग रैशनैलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक मैन मॉडल करेंगे। ये सब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है एक बार, तो एक बार दोबारा से हम पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक मैन मॉडल में क्या होता है? इकोनॉमिक मैन मॉडल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज अ गिफ्ट ऑफ economic theory and is propagated by Adam Smith and other classical economists. According to them, man is a completely rational being. A rational being is one who proceeds according to logic in all his or her actions. कि रैशनल मीन्स, रैशनल थिंकिंग मीन्स कि हम लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, हर चीज को सोचते समझते हैं, हम उसका हर एक पॉइंट देखते हैं, हर साइड देखते हैं, देन डिसीजन लेते हैं। वैसे एक ह्यूमन बीइंग, एक जैसे हम इकोनॉमिक मैन मॉडल कर रहे हैं, तो उसमें वो हर चीज को, अपने बिजनेस की हर एक चीज को, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज को देखता है, उसके पीछे लॉजिक को देखता है, देन कोई डिसीजन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द यूज ऑफ लिमिटेड मीन्स at his disposal by being fully rational in his approach to consumption। कि अगर कोई भी कंज्यूमर है, वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा जिससे उसे कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले, ठीक है, उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो इसलिए क्या है, a producer likewise will always try to maximize his profits by attempting an optimum combination of factors of production by deriving maximum output from minimum inputs by following a fully rational approach with his प्रोडक्टिव ऑपरेशन। जैसे कंज्यूमर चाहता है कि वो कम से कम पैसे लगाकर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन यूज करे, वैसे एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उसके इनपुट्स कम से कम लगे और उसके प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, दिस इकोनॉमिक मैन मॉडल कैन नॉट बी अप्लाइड टू मैनेजर्स व्हाइल टेकिंग डिसीजंस। अ रैशनल मैनेजर इज वन हु एनालाइजेस ऑल द alternatives in the decision making situation and then takes a decision in a fully rational manner। तो ये कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स तो इस तरीके से करते हैं, कम से कम मतलब अपने काम करके ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेना। लेकिन जो एक मैनेजर होता है वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे हर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को स्टडी करना पड़ता है, उसे ध्यान देना पड़ता है, देन वो रेशनल प्रॉपरली उन्हें सोच समझकर लॉजिक लगाकर कोई भी जो उसके लिए बेस्ट सुटेड होता है उसे चूज करता है अपने ऑपरेशन के लिए। Managers must be rational in decision making but cannot be absolutely rational in their approach as suggested by economic man model because of practical limitations। कि उसे rational होना चाहिए अपने थिंकिंग में, लेकिन वो अपने ऑपरेशंस में rational नहीं हो सकता कि कम सोर्सेज को स्टडी करे, ऐसा नहीं है, उसे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा, तब अपनी rational थिंकिंग उसे अप्लाई करनी है। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक मैन मॉडल था। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल। इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सजेस्टेड बाय प्रोफेसर हर्बर्ट सीबल, अ वेल नोन इकोनॉमिक्स एंड नोबेल laureate। This model of human behavior is a practical man model and is based on the principle of bounded rationality, that is limited rationality। इसमें क्या है, एक बाउंडेशन लगा दी जाती है कि आप कितना, किस लिमिट तक आप, किस बाउंडेशन तक आप रेशनल थिंकिंग कर सकते हो, किस लिमिट तक अपने लॉजिक्स लगा सकते हो। According to which managers can be rational or a limited way during the process of decision making। सिर्फ एक लिमिटेड वे में ही रेशनल हो सकते हैं, बाकी उन्हें एज इट इज वैसे ही काम को परफॉर्म करना होता है जैसे उन्हें बताया गया है। They cannot develop and evaluate all the possible alternatives in a decision making situation। They just analyze a limited number of alternatives and take a decision which is just good enough। तो वो लिमिटेड अपने एरिया में ही अपने रेशनल थिंकिंग अप्लाई करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लॉजिक लगाते हैं, एंड देन जो कंक्लूजन पे निकलते हैं वो उसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करते हैं। तो केस और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल, केस सेकंड इकोनॉमिक मैन मॉडल, मतलब जो भी हमारे केसेस हैं वो है फॉलोइंग आर गिवन सर्टेन फैक्टर्स व्हिच substantiate the case of administrative man model and condemn the case of economic man model। जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये इकोनॉमिक और जो उन दोनों के बीच में डिफरेंस के पॉइंट्स हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट इज वेगली डिफाइंड गोल्स। Many times organizational goals for the attainment of which decision making is required are very vaguely defined। Under such circumstances managers cannot be absolutely rational।
कि इस केस में हमेशा रैशनल नहीं हो सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो वेगली डिफाइंड होते हैं, मतलब वेगली नॉट क्लियरली डिफाइंड नहीं होते हैं। उन केसेस में आप रैशनल थिंकिंग के थ्रू ही आप अपने जो भी आइडियाज है, जो भी अपने डिसीजंस ले पाते हैं। लैक ऑफ फुल इंफॉर्मेशन, यूजुअली कंप्लीट डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस आर नॉट अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन, एज सच मैनेजर्स cannot develop all the possible alternatives in a given managerial situation, that is input. They cannot be absolutely rational in their decision making process. तो ये हमारे क्या है, ये मतलब डिफरेंस है हमारा इकोनॉमिक और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव के फेवर में है, इकोनॉमिक के हमारे अगेंस्ट है। इसमें क्या है, इकोनॉमिक में हमने क्या पढ़ा था कि सब सिर्फ रैशनल थिंकिंग पे ही आइडियाज या सिर्फ सजेशन बेस्ड होती है मैनेजर्स की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कहता है, हमेशा रैशनल नहीं हो सकता, उसे कुछ ना कुछ मतलब प्रॉपर भी अपना काम करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, अगर फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो हमेशा रैशनल थिंकिंग नहीं लगा सकता, लॉजिक नहीं लगा सकता, उसे पूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा चाहिए होगी। नेक्स्ट इज टाइम कंस्ट्रेंट। A manager has to take not just one decision, he has to take many decisions within the time available at his disposal. How could he then he devote all his time and efforts in taking just one decision in an absolutely rational manner? He has to be practically approached by dividing his time among many decision-making situations in an equitable manner. कि वो उसे सिर्फ एक ही डिसीजन नहीं लेना होता, मैनेजर को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, इसलिए टाइम को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना हर डिसीजन के लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम टाइम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर किसी पे इक्वल टाइम में रैशनल थिंकिंग नहीं अप्रोच कर सकते हम। तो उसमें क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकली जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं, मतलब हमारी पुराने जो रिसर्च है या पुराना वर्क एक्सपीरियंस है हमारा, उसके बेसिस पे हम अपने डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ माइंड। मेंटल कैपेसिटी ऑफ एवरी मैनेजर हाउसएवर कॉम्पिटेंट एंड इंटेलिजेंट आर लिमिटेड। कि मेंटल कैपेसिटी लिमिटेड होती है, ये नहीं कि हर कोई जीनियस है या हर पर्सन हर सिचुएशन में जीनियस बन सकता है। तो मतलब जीनियस यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज किया गया है क्योंकि उसे रैशनल थिंकिंग करनी पड़ती है, उसे सोचना समझना पड़ता है, लॉजिक लगाने पड़ते हैं, और लॉजिक लगाने के लिए परफेक्ट लॉजिक लगेगा तभी आपका डिसीजन सही होगा, तभी आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो हर सिचुएशन में ये नहीं है कि आपका जो लिया गया डिसीजन है सही ही हो, आपका लॉजिक सही लगे, इसलिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिकल जो थ्योरीज है उन्हें भी अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स। All the techniques necessary for evaluation of alternatives are rarely available to manager. Even in a large organization, all the modern techniques of evaluation are not available. Evaluation करना भी जरूरी होता है, तो बिना evaluation के कोई भी आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते हो। हमने स्टेप भी पढ़ा था डिसीजन मेकिंग के, तो उसमें भी इवैल्यूएशन हमारा थर्ड स्टेज पे ही आता था। देन उसके बाद हम सिलेक्शन के साथ हम जब इवैल्यूएशन करते हैं तब उसके बाद ही हम सिलेक्ट करते हैं अपना। तो इसलिए भी हमारा मतलब जो भी है हर चीज पे हम लॉजिक्स नहीं लगा सकते। Next is pressure from above. Sometimes the manager gets the pressure exerted by higher authorities to decide an issue in a particular manner. Under such conditions, the manager has to be obedient to higher authorities, discarding the creation of absolutely rationality. कई बार ऊपर से प्रेशर होता है टॉप मैनेजमेंट से कि आपको काम इसी तरीके से करना है जैसा हम बता रहे हैं, तो उसमें वो अपनी रैशनल थिंकिंग नहीं लगा सकता, अपने लॉजिक्स नहीं लगा सकता है, उसे उस तरीके से ही काम परफॉर्म करना है जैसा उसे ऑर्डर्स मिले हैं। एज ए सबऑर्डिनेट उसे हर चीज को फॉलो करना पड़ता है एज इट इज। फिर है ईगो फैक्टर। बिग मैनेजर्स इन मैनी एंटरप्राइजेस टेक डिसीजन टू सेटिस्फाई देयर ईगो। दे हार्डली केयर फॉर द रैशनैलिटी एस्पेक्ट इन देयर डिसीजन मेकिंग बिहेवियर, नॉट टू स्पीक ऑफ एब्सोल्यूट रैशनैलिटी। कई बार ईगो फैक्टर बीच में आ जाता है, उन्हें लगता है कि नहीं अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी ईगो इफेक्ट होगी, तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कई बार वो डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कंसिडरेशन। Managers in many cases have to adopt a compromising attitude when a decision involves conflicting interests of two opposite parties. Here, political considerations dominate, and managers take decisions in a practical manner, compromising the interests of two conflicting parties. Absolute rationality in such situations is out of question. कि जब आपका टू ऑपोजिट पार्टीज हैं, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसे सॉल्व करने के लिए आप हमेशा सिर्फ अपने लॉजिक्स नहीं लगा सकते हो, आपको पॉलिटिकल प्रेशर भी फेस करना पड़ता है, तो आप उस प्रेशर के अंदर जो डिसीजन लेते हैं वो आपको लेने पड़ते हैं। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव का ही पॉइंट है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग भी आपके लॉजिक्स अलग हो सकते हैं, आपकी थिंकिंग अलग हो सकती है, क्योंकि आपकी थिंकिंग आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास वर्क से रिलेट करती है। ठीक है, तो अगर उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी और इस टाइम पे अलग है, तो वो लॉजिक पुराने लॉजिक काम नहीं करेंगे।
In the present day, times of highly volatile and turbulent external environmental conditions, absolute rationality in decision making is not possible. It is not possible for management to predict future environmental conditions accurately. Decision based on premises of uncertain environmental conditions does not be accepted to absolutely rational. कि आपके हमेशा absolutely rational आप नहीं बन सकते हो, आपको according to changes change होना पड़ेगा और जो आपको उस टाइम पे सुटेबल लगेगा, जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, आपको वही अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पॉइंट्स हमारे मॉडल्स के खत्म हो चुके हैं रैशनैलिटी के। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग मेथड्स कि कौन कौन से तरीके होते हैं। पहले हमने रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग पढ़ा था कि किस तरीके से होते हैं, उसके दो मॉडल हैं, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। और अब हमारा है मेथड्स कौन कौन से डिसीजन मेकिंग के। हमारे पास ये 4 मेथड्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल एनालिसिस का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो एक बार दोबारा से स्टडी कर रहे हैं। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। In this technique, the additional revenues from additional costs are compared. मार्जिनल क्या होता है? जो भी एडिशन होता है आपका प्रीवियस आपके जो भी आउटपुट है या प्रीवियस कॉस्ट है उसमें जो नया एडिशन होता है नेक्स्ट लेवल पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, या मार्जिनल रेवेन्यू। The profits are considered maximum at the point where marginal revenues and marginal costs are equal. जब marginal cost और marginal revenue equal होते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट्स उस टाइम पे मैक्सिमम है। This technique can also be used in comparing factors other than cost and revenue. ये सिर्फ cost and revenue के अलावा भी बहुत सारी चीजों में हम यूज कर सकते हैं इस टेक्निक को। For example, if you try to find out the optimum output of a machine, we have to vary input against output until the additional input equal to the additional output। कि हम कंपेयर करते हैं कि एक इनपुट एडिशन करने से मतलब इनपुट्स को जितना हम ऐड कर रहे हैं उससे आउटपुट कितना इंक्रीज हो रहा है, और जब वो लेवल इक्वल हो जाता है तब हम हमारा कौन सा होता है? ब्रेक इवन पॉइंट आता है कि हमारे मैक्सिमम एफिशिएंसी से हमारी मशीनरी यूज हो रही है, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। विच टेल्स द मैनेजमेंट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन में देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। उसमें हमारा कोई प्रॉफिट या ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता ही है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है। उसके बाद जितना भी आउटपुट आपका इंक्रीज होता है वो हमेशा आपका प्रॉफिट ही होता है उससे आपको, ठीक है। तो इनपुट्स आपकी वैसे ही रहती है लेकिन आउटपुट इंक्रीज होता रहता है। हमारी फर्स्ट मेथड है। सेकेंड इज को इफेक्टिवनेस एनालिसिस। इसमें क्या है? This analysis will be used for choosing among alternatives to identify a preferred choice when objectives are far less specific than those expressed by such clear quantities as sales, cost और profit। जब आपकी जितने भी आपके मतलब लेस स्पेसिफिक आपके शो चीजें हो रही हैं, प्रॉपरली आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन नहीं है, उस केस में क्या होगा? आप अपने सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट्स के बेसिस पे, उन क्लियर क्वांटिटीज के बेसिस पे डिसीजन लेते हो, उनकी आपस में को इफेक्टिवनेस देखते हो कि उनका आपस में क्या रिलेशन है। Cohn और Donner have written that cost models may be developed to show cost estimates for each alternative and its effectiveness. Social objective may be to reduce pollution of air and water which lacks precision. Further, he has emphasized for synthesizing model that is combining these results may be able to show the relationship of cost and effectiveness of each alternative। कि हम जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके साथ कॉस्ट को अगर हम आपस में रिलेट करेंगे, उनका आपस में एनालिसिस करेंगे, प्रॉपरली उन्हें स्टडी करेंगे, तब हम उसकी इफेक्टिवनेस और उसके रीजंस को हम जान पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है? दिस इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम्स टू प्रोवाइड द एग्जीक्यूटिव द नीडेड क्वांटिटेटिव information in making these decisions. The important purpose of this is to provide the managers with scientific basis for solving the organizational problems involving the interaction of components of the organization. This seeks to replace the process by the analytic, objective and quantitative basis based on the information supplied by the system in operation and possibly without disturbing the operation. ऑपरेशन रिसर्च यानी ऑपरेशन में जो हमारी चीजें हो रही हैं वहाँ पे हम मतलब सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग से काम नहीं करते हैं, हम वहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा को भी हम मतलब प्रॉपरली अप्लाई करके उस पर अपनी टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद द एनालिटिकल एंड साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल वे में हम उसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। This is widely used in modern business organization. For example, inventory models are used to control the level of inventory. Inventory models होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल करने के काम आते हैं हमारे, ठीक है, कि कितनी इन्वेंट्री किस टाइम पे चाहिए वो हमें इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स के थ्रू ही पता चलता है, इन्वेंट्री मॉडल्स के थ्रू ही पता चलता है। The linear programming for allocation of work among individuals is
द ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है। Further, some theories have also been propounded by eminent writers of management to analyze the problems and to take decisions. Sequencing theory helps the management to determine the sequence of particular operations. Queen theory, game theory, reliability theory, and marketing theory are also important tools of operation research, which can be used by management to analyze the problems and take decision. ये सारे ऑपरेशन रिसर्च के हमारे मॉडल्स हैं, टेक्निक्स हैं, ये मेथड है जिनके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, डिफरेंट डिसीजंस तक पहुंचते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है? इट इज अ टेक्निक एप्लीकेबल इन एरियाज लाइक प्रोडक्शन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस लोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज एट एन ओवरऑल मिनिमम कॉस्ट। ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें लीनियर प्रोग्रामिंग मिनिमम कॉस्ट पे हम किस तरीके से कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट तक कैसे पहुंच सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द assumption that there exists a linear relationship between variables and that the limits of variations can be ascertained। कि इसमें हम एक लीनियर रिलेशन मेंटेन करते हैं। लीनियर मीन्स एक इक्वेशन के फॉर्म में हम अपने जो भी प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करते हैं, चाहे डाइट प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे कॉस्ट से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, या किसी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, वेयर हाउस लोकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को हम लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें मिनिमम कॉस्ट के बारे में हम पता लगाते हैं कि इस काम को मिनिमम कॉस्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट कितनी पड़ेगी, या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट्स को कैसे अटेन कर सकते हैं, किन किन इनपुट्स को, किन किन वेरिएबल्स को यूज करके हम मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट को अटेन कर सकते हैं। It is a method used for determining the optimum combination of limited resources to achieve a given objective. It involves maximization of a linear function of various primary variables known as objective functions subject to a set of some real or assumed restrictions known as constraints. Constraints होती है, limitations होती हैं कि इससे ज़्यादा चीज़ नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं लगा सकते, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं हो सकती। मतलब उन कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे हम मिनिमम कॉस्ट या मैक्सिमम प्रॉफिट्स को निकालते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कोई राइट डिसीजन लेते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम को किस तरीके से करना है। तो ये हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।